कि 2020 को टारगेट करके इकरा आईएएस ने क्रैश कोर्स का संचालन किया है और उसी क्रैश कोर्स के अंतर्गत भूगोल को लेकर हमने आपसे चर्चा की थी एक संसार के एक प्रमुख प्राकृतिक प्रदेश के रूप में, जिसे भूमध्यरेखीय प्राकृतिक प्रदेश के रूप में हम जानते हैं। हमने देखा था पिछले लेक्चर्स में कि भूमध्यरेखीय प्राकृतिक प्रदेश वे प्रदेश हैं जो भूमध्य रेखा के सन्निकट पाए जाते हैं और इनकी तमाम विशेषताओं के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग संसार के भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश का अध्ययन करेंगे और यह भूमध्य सागरीय प्रदेश भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से सिविल सेवा में कई बार यूपीएससी में कई बार प्रश्न बन चुके हैं और केवल यूपीएससी ही नहीं, आप देखेंगे कि प्रांतीय लोक सेवा आयोगों में भी कई बार यहाँ से प्रश्न पूछे गए। प्रश्न क्या पूछे गए हैं, उन प्रश्नों का हम लोग अवलोकन करेंगे और अवलोकन करते हुए देखने का प्रयास करेंगे कि आगे संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे संसार के भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश का। इसे मेडिटेरेनियन नेचुरल रीजन्स के रूप में हम जानते हैं। तो देखते हैं भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश को। भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश, मेडिटेरेनियन नेचुरल रीजन्स। ध्यान दीजिए, पिछली बार हमने भूमध्य रेखीय प्रदेश को पढ़ा था या भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश। भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश संसार के उन क्षेत्रों में अवस्थित है जहां पर आप अक्षांशीय दशा को देखें तो 30 डिग्री से 45 डिग्री, गौर कीजिए, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में अगर स्थल खंड को, संसार के स्थल खंड को, भूखंड को दो भागों में अगर हम बांटे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, तो ये पश्चिमी भाग संसार का भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश कहलाता है। मेडिटेरेनियन नेचुरल रीजन ऑफ द वर्ल्ड एग्जिस्ट बिटवीन 30 to 45 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड इन वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। भूमध्य सागरीय प्रदेश कहां पर अवस्थित है? तो 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों में महादेशों के पश्चिमी भाग में ये पाए जाते हैं। अब इनका नाम भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश क्यों पड़ा? तो जब आप विश्व के मैप को देखेंगे और भूमध्य सागर की स्थिति आपको दिखाई देगी, तो भूमध्य सागर के सन्निकटवर्ती आप देखें स्थल खंड, वो 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में पाए जाते हैं। हम विश्व के मानचित्र पर देखने का प्रयास करते हैं कि कहां पर भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के भूक्षेत्र विश्व में पाए जाते हैं। अब आप देखिए, भूमध्य सागरीय प्रदेश के भूक्षेत्र संसार में कहां पर अवस्थित है। आप देखिए, आप ये एक मानचित्र देख रहे हैं, ये अफ्रीका का ये एक आउटलाइन मैप है। इस अफ्रीका के आउटलाइन मैप को जब आप देखते हैं तो नॉर्थ में अगर आप देखें तो नॉर्थ में अफ्रीका के भूमध्य सागर आपको दिखाई देता है। तो भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी के जो निकटवर्ती क्षेत्र हैं, ये भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के क्षेत्र माने जाते हैं। अब देखिए, यहां पर आप यूरोप को देख रहे हैं, ये यूरोप का दक्षिणी भूक्षेत्र है, यूरोप का ये दक्षिणी भूक्षेत्र है और भूमध्य सागर के सन्निकट का ये क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र को भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत रखा गया। आप यहां पर देखिए, ये अफ्रीका है, अफ्रीका के नॉर्थ में यहां पर आप देखिए, यह क्षेत्र भी भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश का भूक्षेत्र माना जाता है। और अगर आप देखें अक्षांशीय दशा को, तो ये 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का है और 30 से 45 के बीच में ये महादेशों के पश्चिमी भाग में अवस्थित है। तो संसार में भिन्न भिन्न महादेशों में भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेशों का विस्तार पाया जाता है। अब देखिए, पहले हमने देखा कि ये यूरोप में है, यूरोप में दक्षिणी यूरोप का ये क्षेत्र है जो भूमध्य सागर का तटवर्ती भूक्षेत्र माना जाता है। इस भूक्षेत्र को अगर हम आप देखें तो इसमें हमें कई देश दिखाई देते हैं। आप स्पेन को देख सकते हैं, यहाँ पर आप पुर्तगाल को देख सकते हैं, इटली का भूक्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, दक्षिणी फ्रांस के भूक्षेत्र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, स्विट्जरलैंड का भूक्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रिया को आप देख सकते हैं, अल्बानिया को देख सकते हैं और इसी प्रकार से आप ग्रीस को देख सकते हैं, टर्की को देख सकते हैं। तो ये समस्त क्षेत्र, यहाँ के जो
देश है, ये सब भूमध्य सागरीय जलवायु के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो यूरोप में कई देशों की जलवायु भूमध्य सागरीय है और इसलिए ये भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के भूक्षेत्र माने जाते हैं। अब ये अफ्रीका को हम अब देखते हैं। अफ्रीका के नॉर्थ में अगर आप देखें तो कई अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिनके उत्तरवर्ती भाग जो भूमध्य सागर से लगे हुए हैं, वहां की क्लाइमेट भी भूमध्य सागरीय ही पाई जाती है। यहां पर आप देखें भूमध्य सागर तटवर्ती मोरक्को को आप देखें, फिर आपको अल्जीरिया दिखाई देगा। यहां पर आप ट्यूनीशिया को देख सकते हैं। ट्यूनीशिया के अतिरिक्त आपको लीबिया दिखाई देगा। आपको इजिप्ट का उत्तरवर्ती भाग देखें, आप मिस्र का उत्तरी भाग देखें, ये सारे क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के क्षेत्र माने जाते हैं। अफ्रीका में अगर आप दक्षिण की ओर आते हैं तो दक्षिणी अफ्रीका को अगर आप देखें तो दक्षिणी अफ्रीका का ये दक्षिणी पश्चिमी भाग भी संसार में भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश का ही भूक्षेत्र माना जाता। और यहां पर दक्षिण अफ्रीका का एक प्रमुख नगर है जिसे आप केप टाउन के रूप में जानते हैं। केप टाउन अफ्रीका का ये नगर भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागरीय जलवायु का ये क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, केप टाउन अफ्रीका का वह नगर है जहां दक्षिण अफ्रीका की पार्लियामेंट अवस्थित है। ध्यान दीजिए, हमने दो महादेशों को देखा और इन दो महादेशों में कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जा रही है उसको हमने देखा। तो ये दोनों भूक्षेत्र अफ्रीका और यूरोप के ये भूक्षेत्र भूमध्य सागरीय जलवायु के भूक्षेत्र माने जाते हैं। अगर हम नॉर्थ अमेरिका को देखते हैं, उत्तरी अमेरिका को अगर हम आप देखें तो उत्तरी अमेरिका में 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का यह भूक्षेत्र पश्चिमी भाग जो संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ रहा है, कैलिफोर्निया का भूक्षेत्र है। यहां की क्लाइमेट भी मेडिटेरेनियन है, भूमध्य सागरीय। तो कैलिफोर्निया की जलवायु भूमध्य सागरीय है। क्यों? because it is situated between 30 to 45 degree latitudes and in western margin of this continent। यह इस महादेश के पश्चिमी भाग में अवस्थित है और 30 से 45 डिग्री का अक्षांशीय क्षेत्र है। आप अगर दक्षिणी अमेरिका को देखें, आप यहाँ दक्षिणी अमेरिका को देखिए, यहाँ पर आपको एक देश दिखाई देगा दक्षिणी अमेरिका का जिसे हम चिली के रूप में जानते हैं। और चिली को अगर आप देखें तो चिली का ये मध्यवर्ती भाग है जो सेंट्रल चिली कहलाता है। क्लाइमेट यहाँ की भी आप देखें तो मेडिटेरेनियन ही है, भूमध्य सागरीय जलवायु ही है। तो क्लाइमेट ऑफ सेंट्रल चिली इन साउथ अमेरिका आर मेडिटेरेनियन, यह भी भूमध्य सागरीय जलवायु का क्षेत्र है। कारण यहाँ की अक्षांशीय दशा भी 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाई जा रही है और यह दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी भाग है। तो हमने देखा यहाँ पर यूरोप का यह भाग, दक्षिणी भाग, जहां कई देशों की जलवायु भूमध्य सागरीय पाई जा रही है। यहां पर हमने अफ्रीका को देखा, अफ्रीका के उत्तरी भाग में देखा कई देशों के उत्तरवर्ती भाग भूमध्य सागरीय जलवायु के हैं। यह दक्षिण अफ्रीका में हमने देखा दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी पश्चिमी भाग जहां पर केप टाउन नगर अवस्थित है, यहाँ की क्लाइमेट भी मेडिटेरेनियन। फिर हमने नॉर्थ अमेरिका में देखा संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग कैलिफोर्निया की जलवायु को हमने देखा, वहां की क्लाइमेट भी भूमध्य सागरीय है, मेडिटेरेनियन। यहां हम दक्षिणी अमेरिका को देखते हैं, दक्षिणी अमेरिका में चिली और मध्य चिली की जो क्लाइमेट है यह भी मेडिटेरेनियन ही है, भूमध्य सागरीय क्लाइमेट ही है, भूमध्य सागरीय जलवायु ही पाई जाती है। अब आप अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ऑस्ट्रेलिया को जब हम देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग को अगर हम देखते हैं, दक्षिणी पश्चिमी भाग को देखते हैं तो वहां भी हमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया को जब आप देखें तो यहां पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी नगर है जिसे हम पर्थ के रूप में जानते हैं। तो पर्थ की जो क्लाइमेट है ये भी मेडिटेरेनियन है, भूमध्य सागरीय है। तो संसार के कई महादेशों में भूमध्य सागरीय जलवायु के भूक्षेत्र पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेशों के भूक्षेत्र का वितरण पाया जाता है। हमने देखा यहाँ पर यूरोप में, यूरोप का दक्षिणी भाग है जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है और यहाँ पर हमने देखा स्पेन को, पुर्तगाल को हमने देखा, इटली को देखा, दक्षिणी फ्रांस का इलाका हमने देखा, यहीं पर हमने देखा स्विट्जरलैंड के भूक्षेत्र को देखा, ऑस्ट्रिया को देखा, अल्बानिया को देखा और फिर आपने तुर्की को देखा और तमाम दूसरे यूरोपीय देश जो भूमध्य सागर से लगे हुए हैं वहां की क्लाइमेट भूमध्य सागरीय। फिर हमने अफ्रीका में यहां देख लिया कि यहाँ उत्तरवर्ती भाग और यहाँ दक्षिणी पश्चिमी भाग।
हमने उत्तरी अमेरिका में देखा कैलिफोर्निया का ये भूक्षेत्र, पश्चिमी भूक्षेत्र, और यहाँ की क्लाइमेट भी भूमध्यसागरीय है। दक्षिणी अमेरिका में हमने देखा मध्य चिली का क्षेत्र है, भूमध्यसागरीय जलवायु का ये क्षेत्र। फिर यहां हमने देखा कि यहां पर ऑस्ट्रेलिया में दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का पर्थ नगर, यहां की क्लाइमेट भी भूमध्यसागरीय क्लाइमेट के रूप में हमें देखी। तो हम कह सकते हैं कि संसार में भूमध्यसागरीय जलवायु के जो भूक्षेत्र हैं वे 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच में पाए जा रहे हैं और महादेशों के पश्चिमी भाग में इनका वितरण पाया जाता है। तो हम देखते हैं भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश को और देखते हैं कि भूमध्यसागरीय प्राकृतिक प्रदेश की क्या विशेषता। अभी तक हमने भूक्षेत्रों के विषय में देखा, अब देखें यहाँ की क्लाइमेट किस प्रकार की। जब आप भूमध्यसागरीय प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु के विषय में अध्ययन करेंगे तो भूमध्यसागरीय प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु के विषय में अध्ययन करते हुए आपको यह ज्ञात होगा कि यह जो भूमध्यसागरीय प्रदेश है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच का क्षेत्र है, महादेशों का पश्चिमी भाग है, यह शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु का क्षेत्र माना जाता है, टेम्परेट क्लाइमेट का ये एरिया है। ठीक है। अब बिटवीन 30 डिग्री टू 45 डिग्री लैटिट्यूड वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट आर एरिया ऑफ टेम्परेट क्लाइमेट इन वर्ल्ड। ये संसार में शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्र माने जाते हैं। क्या जलवायु संबंधी विशेषता है यहाँ पर हम देखने का प्रयास करेंगे। अग्रीय जलवायु प्रदेश की अगर हम जलवायु को देखें तो जाड़े का जो यहाँ का तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड औसत रूप में हमें दिखाई देता है, लेकिन अगर गर्मी का ये तापमान है तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड औसत रूप में हमें दिखाई देता है। और वर्ष पर्यंत अगर एवरेज टेम्परेचर की बात की जाए तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास औसत तापमान यहाँ पर देखने को हमें मिलते हैं। अगर आप देखें इस प्रदेश को तो यह प्रदेश जाड़े में शीतकाल में वेस्टर्लीज के प्रभाव में होता है, पछुआ पवन के प्रभाव में होता है, और इस पछुआ पवन का प्रभाव ये पड़ता है कि शीतकाल में यहाँ पर वर्षा होती है। और यह वर्षा आप देखें अगर तो यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा आपको 70 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर के मध्य दिखाई देगी। ठीक है। तो भूमध्यसागरीय प्राकृतिक प्रदेशों में औसत वार्षिक वर्षा 70 से 80 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती। यह प्रदेश शीतकालीन वर्षा का प्रदेश होता है, यह प्रदेश शीतकालीन वर्षा का प्रदेश होता है। और इसका कारण यह है कि इस प्रदेश में शीतकाल में पछुआ पवनों के प्रभाव पाए जाते हैं। मेडिटेरेनियन रीजन ऑफ द वर्ल्ड गेट्स रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर सीजन ड्यू टू वेस्टर्लीज। ये पछुआ पवन जो पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, जब महासागरीय जल क्षेत्र पर होती है तो यहां से ये आर्द्रता लेती है और जैसे ही स्थल मंडल पर आती है, स्थल मंडल से टकराकर जब ये ऊपर उठती है तो वर्षा करती है। तो भूमध्यसागरीय प्रदेशों में वर्षा शीतकालीन वर्षा है। क्यों? क्योंकि यह प्रदेश पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होता है। और कई बार सिविल सेवा में यहां से प्रश्न बने कि भूमध्यसागरीय प्रदेशों में किस काल में वर्षा होती है, तो सीधे सीधे हम कहेंगे कि भूमध्यसागरीय प्रदेशों में शीतकालीन वर्षा होती है। क्यों? क्योंकि शीतकाल यहाँ का पछुआ पवनों का प्रभाव क्षेत्र बन जाता है। शीतकालीन वर्षा का ये प्रदेश क्लाइमेट ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन आर ह्यूमिड इन विंटर। जाड़े में यहाँ पर क्लाइमेट क्या हो जाती है? आर्द्र होती है। लेकिन अगर ग्रीष्म काल को हम देखें तो ग्रीष्म काल पर अगर आप ध्यान दें तो ग्रीष्म काल में यही 30 डिग्री से 45 डिग्री का जो अक्षांशीय क्षेत्र है, यहां से पछुआ पवनें विस्थापित होती हैं और उनकी बजाय अगर आप यहां पर देखें तो ईस्टर्लीज का प्रभाव आ जाता है, पूर्वा पवनों का प्रभाव आ जाता है। और ये पूर्वा पवन पूरब से प्रवाहित होती हैं, पूरब से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं। इनके पूरब से पश्चिम प्रवाहित होने का प्रभाव यह पड़ता है कि बिटवीन 30 टू 45 डिग्री लैटिट्यूड ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स आर ह्यूमिड इन समर। यहां गर्मियों में वर्षा होती है और जैसे ही गर्मी का ये मौसम आएगा 30 डिग्री से 45 डिग्री का ये पश्चिमी भाग यानी भूमध्यसागरीय प्रदेश ये शुष्क बन जाता है। तो शीतकाल में ये आर्द्र होता है और ग्रीष्म काल में ये शुष्क होता है। ठीक है। क्यों आर्द्र हुआ शीतकाल में? पछुआ पवनों का प्रभाव है। क्यों शुष्क हुआ ग्रीष्म काल में? पूर्वा पवनों का प्रभाव है। भूमध्यसागरीय प्रदेश कहां पर अवस्थित है?
30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में पश्चिमी भाग में अवस्थित है, और पश्चिमी भाग में पछुआ पवनें शीतकालीन प्रवाहित हो रही हैं, इसलिए शीतकाल में वर्षा। पश्चिमी भाग में पूर्वा पवनें ग्रीष्मकालीन प्रवाहित हो रही है, इसलिए ये पश्चिमी भाग ग्रीष्मकाल में शुष्क हो जाता है। देखिए खंड उनके पश्चिमी भागों में पाए जा रहे हैं। आपने देखा भू क्षेत्र यूरोप में है, आपने देखा अफ्रीका में पाया जा रहा है, आपने देखा नॉर्थ अमेरिका में देखा, संयुक्त राज्य अमेरिका का कैलिफोर्निया क्षेत्र आपने देखा, दक्षिणी अमेरिका में आपने देखा मध्य चिली का भाग। आप दक्षिणी अमेरिका की राजधानी नगर को देखिए, सैंटियागो को देखिए, क्लाइमेट वहां की भी मेडिटेरेनियन ही आपको दिखाई देगी। ऑस्ट्रेलिया को आपने देखा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ का भू क्षेत्र है, वहां की क्लाइमेट भी आपको मेडिटेरेनियन ही दिखाई दे रही है, ये आपने देखा। क्लाइमेट की विशेषता हमने देखी कि यहाँ क्लाइमेट किस प्रकार की है, तो हमने देखा कि यहाँ की क्लाइमेट टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है। देखा आपने यहाँ पर शीतकाल में वर्षा हो रही है, देखा आपने शीतकाल में क्यों वर्षा हो रही है, तो यह क्षेत्र पछुआ पवनों का प्रभाव क्षेत्र बन जाता है। ग्रीष्म काल को जब आपने देखा तो यही क्षेत्र ग्रीष्म काल में पूर्वा पवनों का प्रभाव क्षेत्र बन जाता, और इसलिए ग्रीष्म काल यहाँ का शुष्क हो जाता है, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि शीतकालीन जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड का आपको दिखाई दिया। ग्रीष्मकालीन टेम्परेचर औसत रूप से 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास दिखाई दिया। आपने देखा कि एवरेज जो टेम्परेचर है वो आपने देखा कि 20 से 25 डिग्री के बीच का आपको दिखाई देता है। यहाँ का ध्यान दीजिए, यहां पर हमने औसत वार्षिक वर्षा देखी, वो 70 से 80 सेंटीमीटर देखी। आप संसार में कहीं भी प्राकृतिक प्रदेश को देखें और वहां के प्राकृतिक वनस्पतियों को देखें तो आपको यह दिखाई देगा कि प्राकृतिक वनस्पतियां हर जगह जलवायु से ही प्रेरित पाई जाती हैं, और यहां भी यही स्थिति। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में भी जो प्राकृतिक वनस्पतियां आपको दिखाई देती हैं टेम्परेट टाइप की है, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार की है। और आप देखिए अगर तो शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार में भी यहां पर आपको एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगा। अब आपको आश्चर्य होगा कि ये एवरग्रीन क्यों है, गर्मी तो यहाँ का शुष्क है, लेकिन आप ये जाने कि यह जो भू क्षेत्र है भूमध्य सागरीय प्रदेश का, ये टेम्परेट रीजन में है, इसलिए गर्मी है, वर्षा नहीं हो रही है, लेकिन इसके बावजूद तापमान ग्रीष्मकाल का इतना अधिक नहीं है जिससे वनस्पतियों को बहुत अधिक क्षति पहुंचती हो। तो यहां की जो वेजिटेशन है वो एवरग्रीन टाइप ऑफ वेजिटेशन है, सदाबहार किस्म की वनस्पतियां पाई जाती। आप अगर भूमध्य सागरीय प्रदेशों को देखते हैं, आप अफ्रीका को अभी अब थोड़ी देर पहले हमने देखा था, और अफ्रीका के नॉर्थ में ही हमने देखा था कि यूरोप की स्थिति है। दक्षिणी यूरोप को हमने देखा था कि यहाँ की क्लाइमेट मेडिटेरेनियन है। यहाँ पर अफ्रीका में देखा था हमने, यहाँ देखा था क्लाइमेट मेडिटेरेनियन है। तो यहाँ पर देखा कि टेम्परेट टाइप ऑफ वेजिटेशन, शीतोष्ण प्रकार की वनस्पति पाई जा रही है। ये क्षेत्र संसार में कई प्रकार की सुगंधित झाड़ियों के प्रदेश माने जाते हैं। इन क्षेत्रों में अगर आप देखें तो माली, मुल्गा, मैक्विस और लेवेंडर, कई प्रकार की ऐसी सुगंधित झाड़ियां हैं जिनसे इत्र बनाए जाते हैं, जिनसे सुगंधित पदार्थ बनाए जाते हैं। आप मेडिटेरेनियन सी को अगर आप देखें तो यहां पर फ्रांस का एक आइलैंड आपको दिखाई देता है, कोर्सिका, और बहुत चर्चित आइलैंड रहा, ऐतिहासिक रूप में भी चर्चित रहा ये कोर्सिका। कोर्सिका को सेंटेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हम जानते हैं, संसार के सुगंधित द्वीप के रूप में जानते हैं। कारण यहाँ की क्लाइमेट मेडिटेरेनियन है। क्लाइमेट मेडिटेरेनियन भूमध्य सागरीय होने का परिणाम यह है कि कई प्रकार की सुगंधित झाड़ियां पाई गई यहाँ पर, और इसीलिए इसे संसार का सुगंधित द्वीप कहा गया कोर्सिका। तो इन क्षेत्रों में सुगंधित झाड़ियों का अधिक पाया जाता है टेम्परेट क्लाइमेट होने के कारण। टेम्परेट टाइप के आपको यहाँ पर वृक्ष भी आपको दिखाई देंगे। आप इसी क्षेत्र में कॉर्क को देख सकते हैं, इसी क्षेत्र में ओक के वृक्ष को आप देख सकते हैं, और इसी प्रकार के तमाम वृक्ष आपको भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में देखने को आपको मिलेंगे। ध्यान दीजिए, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले वनस्पतियों को कहीं विशिष्ट नाम से भी जाना जाता है। अब आप उत्तरी अमेरिका को लेंगे, उत्तरी अमेरिका में कैलिफोर्निया को लेंगे, तो कैलिफोर्निया में अगर आप मेडिटेरेनियन वेजिटेशन को देखें तो वहां पर उनका एक विशेष नाम है जिसे हम चैपरल वनस्पति के रूप में हम जानते हैं। ठीक है,
तो हमने देखा भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश का भू क्षेत्र कहाँ है, हमने देखा भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश की जलवायु किस प्रकार की है, हमने देखा भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियां किस प्रकार की पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं कि भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतु और उनकी गतिविधियां किस प्रकार की यहां पर पाई जाती हैं। ध्यान दीजिए, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को अगर हम देखते हैं, दक्षिणी यूरोप का भू क्षेत्र देखते हैं जो भूमध्य सागर से लगा हुआ है, तो यहां पर अगर आप देखें क्लाइमेट यहां की टेम्परेट टाइप की है और संसार में टेम्परेट क्लाइमेट के जो एरिया है, शीतोष्ण जलवायु के जो क्षेत्र है, वहां की जो मुख्य खाद्यान्न फसल होती है वो गेहूं होती है। अगर वर्ल्ड में ट्रॉपिकल रीजन्स को आप देखते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों को देखते हैं, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के मुख्य खाद्यान्न फसल आपको चावल दिखाई देती है। यहां शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है ये, इसलिए यहां की मुख्य खाद्यान्न फसल आपको गेहूं देखने को मिलेगी। तो इस प्रदेश में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश में खाद्यान्न फसल के रूप में। लेकिन कहीं कहीं पर आपको राइस कल्टीवेशन भी देखने को मिलेगा। अगर आप इसको मान लें कि यह भू क्षेत्र इटली का है, तो इटली में आप यहां पर देखेंगे एक नदी प्रवाहित होती है, पो नदी है, और इस नदी को इटली की गंगा के रूप में जानते हैं। पो नदी का घाटी क्षेत्र यूरोप में पैडी कल्चर के लिए जाना जाता है, यानी यहां पर धान की कृषि की जाती है पो नदी घाटी क्षेत्र में, इटली में। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से यहां का जो उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन है, वो गेहूं के रूप में। आपको एक विशेष बात यहां पर यह ध्यान रखनी है कि भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश संसार में फलों के प्रदेश कहलाते, दे आर नोन एज रीजन ऑफ फ्रूट्स। और संसार में टेम्परेट टाइप के जो फ्रूट्स हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के जो फल हैं, उनका उत्पादन भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेशों में होता रहा है। आप विटीकल्चर को देखते हैं, अंगूर की व्यापारिक कृषि को देखते हैं, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेशों में अंगूर की व्यापारिक कृषि की जाती। आप यूरोप के कई देशों को देखें, आप इटली को देखें, आप फ्रांस को देखें, पुर्तगाल को देखें, स्पेन को देखें, ऑस्ट्रिया को देखें, टर्की को देखें, इन समस्त भू क्षेत्रों को आप देखें तो यहां पर अंगूर की कृषि मुख्य रूप से की जाती है, फलों के रूप में अंगूर का उत्पादन किया जाता है। केवल अंगूर ही नहीं, टेम्परेट प्रकार के और कई साइट्रस फ्रूट्स का उत्पादन इन क्षेत्रों में किया जाता है। तो केवल यूरोप में ही नहीं, अफ्रीका के मेडिटेरेनियन रीजन्स में भी आप देखें, आप उत्तरी अमेरिका को देखें, दक्षिणी अमेरिका को देखें, ऑस्ट्रेलिया का जो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र आपने पर्थ का देखा था, वहां भी फलों की कृषि की जाती है। तो क्लाइमेट इज कंड्यूसिव फॉर फ्रूट कल्टीवेशन, so Mediterranean region of the world are known as region of fruits। फलों का उत्पादन यहां पर हो रहा है और अंगूर की कृषि विशेष तौर से की जा रही है। आप फ्रांस को देखें तो फ्रांस में एक क्षेत्र है जिसे हम शैंपेन के रूप में जानते हैं। आपने शायद अभी तक शैंपेन शराब सुनी होगी, लेकिन शैंपेन फ्रांस का एक क्षेत्र है जहां पर अंगूर का व्यापक स्तर पर उत्पादन होता है और उस शराब से ही वहां पर उस अंगूर से ही वहां पर आप देखें तो शराब का उत्पादन किया जाता है, जिसे आप शैंपेन के रूप में जानते हैं। आप देखें पुर्तगाल का पोर्ट, ये एक शराब है और यह भी फेमस है। आप स्पेन को देखें, स्पेन में सेरी ये शराब है और यह भी अंगूर से बनाई जाती और ये प्रसिद्ध है। तो संसार के भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के प्रदेश के रूप में जाने जाते हैं और फलों में भी शीतोष्ण कटिबंधीय रसदार खट्टे फल पाए जाते हैं, साइट्रस फ्रूट्स पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेशों में। तो भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेशों के विषय में दो बातें महत्वपूर्ण रूप से आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि यह प्रदेश अब फलों के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि यह प्रदेश पछुआ पवनों के प्रभाव के कारण शीतकालीन वर्षा का प्रदेश बन जाता है। अभी तक आपने देखा 30 से 45 डिग्री का अक्षांशीय क्षेत्र, महादेशों का पश्चिमी भाग, यही भूमध्य सागरीय प्राकृतिक प्रदेश का भू क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, हमने देखा यहाँ की क्लाइमेट क्या है, हमने देखा यहाँ पर किस प्रकार के वेजिटेशन है, हमने देखा ये भू क्षेत्र कहाँ कहाँ पर विश्व में अवस्थित है, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि मानवीय गतिविधियां किस प्रकार की है, तो एग्रीकल्चर किस प्रकार का है, ये हमने देखा। संसार में ये प्रदेश अगर आप देखें तो इस प्रदेश में जो उद्योग है
वो फलों पर आधारित उद्योग प्रमुख रूप से आपको दिखाई देंगे। हमने देखा कि फलों पर आधारित ही शराब निर्माण का उद्योग है। यहां पर आप देखेंगे फ्रूट बेस्ड दूसरे जैम और जेली बनाने के उद्योग विकसित हुए हैं यहां पर, और आप देखेंगे कि फलों के पैकेजिंग उद्योग का भी यहां पर विकास आपको देखने को मिलता है। इनके साथ ही जिन क्षेत्रों में स्थानीय तौर से खनिज संपदा उपलब्ध है, उस खनिज संपदा के उपभोग करते हुए संसार के भूमध्यसागरीय जलवायु प्रदेश के क्षेत्र अपने उद्योगों का भी विकास करते हैं। जैसे आप स्पेन को देखें तो स्पेन में यहां पर बिलबाओ है, और बिलबाओ में आयरन ओर मिल रहा है, लॉ एस्क मिल रहा है, इसलिए स्पेन का बिलबाओ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को डेवलप करता है। इसी प्रकार से दूसरे भी भूमध्यसागरीय प्रदेशों में पाए जाने वाले क्षेत्र वे अपने स्थानीय खनिज संपदा का उपभोग करते हुए अपने उद्योग का विकास करते हैं। आप इटली को देखें, इटली में आपको तुरीन दिखाई देगा, जिसे डेट्रॉइट ऑफ इटली के रूप में कहा जाता है। यह तुरीन मोटर कार उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इटली में जाना जाता है। तो यूरोप का यह दक्षिणी भाग, भूमध्यसागरीय जलवायु का यह प्रदेश, भूमध्यसागरीय प्राकृतिक प्रदेश, ये औद्योगिक दृष्टि से भी विकसित पाया जाता है। तो हमने देखा कि कृषि क्या हो रही है, खाद्यान्न फसल के रूप में गेहूं की प्रधानता है। फलों का प्रदेश ये कहलाता है, हमने देखा। उद्योग के रूप में हमने देखा यहां पर कि यहां पर सभी प्रकार के, लगभग सभी प्रकार के उद्योग, क्योंकि यहां पर विकसित देश पाए जा रहे हैं यूरोप में, आपने देखा। तो संसार का ये भूमध्यसागरीय प्रदेश कई प्रकार से सिविल सेवा के दृष्टि से, प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। अब हम विचार करें कहां कहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं निहित है इस टॉपिक से। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि भूमध्यसागरीय प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत वर्षा कब हो रही है, तो शीतकालीन वर्षा हो रही है। क्यों शीतकालीन वर्षा हो रही है? क्योंकि यह क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव क्षेत्र में आ जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पर अगर हम ध्यान दें तो यह क्षेत्र ग्रीष्म काल में शुष्क है। क्यों ग्रीष्म काल में शुष्क है? क्योंकि यह पूर्वा पवनों का प्रभाव क्षेत्र है, और पूर्वा पवन पूर्व से पश्चिम तक आते आते शुष्क हो जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात पर हमें ध्यान देना है कि यह क्षेत्र संसार में फलों के प्रदेश के रूप में जाना जाता है। फिर चौथी महत्वपूर्ण बात जिस पर हमें गौर करना है, यह प्रदेश फलों में भी अंगूर की व्यापारिक कृषि के लिए विशेष तौर से जाना जाता है। पांचवी महत्वपूर्ण बात पर हमें ध्यान देना है कि फलों पर आधारित उद्योग का विकास हुआ है। अब फ्रांस को देखें, फ्रांस में एक नगर आपको दिखाई देगा बोर्डे, जिसे वाइन पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जानते हैं। संसार के शराब बंदरगाह के रूप में जाना जाता, क्योंकि संसार में यह शराब का अत्यधिक निर्यातक बंदरगाह नगर के रूप में बोर्डे जाना जाता है। बोर्डे शराब का अत्यधिक निर्यात करने के कारण इसे वाइन पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड के रूप में हम जानते हैं। तो कई महत्वपूर्ण चीजें हैं सिविल सेवा की दृष्टि से, प्रीलिम्स की दृष्टि से, जो आपको ध्यान रखना है, जहां से आपके लिए प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने भूमध्यसागरीय प्राकृतिक प्रदेशों के विषय में अध्ययन किया।